की फिल्में थी। एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो दिल से के छैया छैया गीत में रेल पटरी का साउंड इफेक्ट गीतों में संगीत का काम करता है। सचिन तेंदुलकर की सदस्यता पर खतरा। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की राज्यसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है अगर वो और 20 दिन सदन की कार्रवाई से गायब रहे तो। पाकिस्तान ने सत्यशील को सौंपा। पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवान सत्यशील यादव आज भारत को सौंप दिया है। वो चिनाब नदी की तेज धारा में बहकर उस तरफ चले गए थे। भारत पर भी मंडरा रहा है इबोला बीमारी का खतरा। केंद्र सरकार ने जारी किया रेड अलर्ट। सिविल एविएशन ने सभी हवाई अड्डों पर दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन पाटिल पर फेंकी गई स्याही। इंदापुर में धनगर समाज के कार्यकर्ताओं ने फेंकी स्याही। और दिल्ली में नहीं बंद होगी ई रिक्शा। मोटर व्हीकल एक्ट में किया जाएगा बदलाव। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिया हलफनामा। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है बढ़ते खबरों के सफर में। और बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मार्ड के डॉक्टर शनिवार से हड़ताल पर जाने की उन्होंने चेतावनी दी है, जिसमें लगभग 14 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। और इस हड़ताल में मनपा के 3 अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल होने वाले हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मार्ड के डॉक्टर शनिवार से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है, जिसमें 14 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल होंगे। इस हड़ताल में मनपा के 3 अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल होने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा जी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है, किन अहम बिंदुओं को लेकर ये तमाम मार्ड के डॉक्टर्स जो है ये हड़ताल पर जा रहे हैं। बताना चाहेंगे प्रशांत की महाराष्ट्र मेडिकल और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वह शनिवार से हड़ताल पर जाएंगे। यह बात अभी अभी ताजा जानकारी के मुताबिक सामने आई है और इसमें तकरीबन 4000 रेजिडेंट डॉक्टरों का समावेश है। कुल 14 अस्पताल के डॉक्टर्स और 3 नगर पालिका अस्पताल के डॉक्टर मिलकर यह हड़ताल को उन्होंने हवा दी है। और राज्य सरकार के समक्ष इन्होंने कई बार अपनी मांगों को रखा था। और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपसे कि कुछ दिनों पहले डॉक्टरों की हड़ताल हुई थी, जिसमें तकरीबन 234 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में कई नवजात शिशु भी शामिल थे। और खास करके इसी मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते द्वारा जनहित याचिका जो दायर की गई थी उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि चूंकि इलाज के दौरान डॉक्टर नदारद थे, इसीलिए मरीजों की जानें चली गई। और कुल मरीजों की जो संख्या है वह 234 के आसपास है। वहीं इस मामले में संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने इससे पहले कि वह अपनी टिप्पणी कर पाते कि राज्य सरकार के हलफनामे पर उन्होंने गौर किया। हलफनामे में साफ तौर पर यह लिखा था कि रेजिडेंट डॉक्टर जो हड़ताल करते हैं इसे किसी सूरत में संवैधानिक नहीं माना जा सकता। और खास करके जो डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं उनकी जो मासिक सैलरी है, जो उनका महीने का वेतन है, वह काट लिया जाए। इस तरह की तमाम चीजों का उसमें उल्लेख था, लेकिन नतीजा निकल के सामने कुछ नहीं आ पाया। एक बार फिर महाराष्ट्र मेडिकल रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जो है वह कल के दिन होगी। और ऐसे में तमाम सरकारी अस्पतालों में, नगर पालिका अस्पतालों में जिस प्रकार से मरीजों की एक लंबी फहरिस्त होती है प्रशांत, वहां पर डॉक्टरों की नामौजूदगी में मरीजों को एक बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लेकिन ऐसे में क्या कुछ बैकअप प्लान सरकार के पास में भी है, यदि अगर मार्ड के तमाम डॉक्टर्स दी हुई चेतावनी के मद्देनजर अगर वो हड़ताल पर जाते हैं, जिस प्रकार से आपने कहा कि यदि न्यायालय ने भी इसे अपनी तरह से
अपने तरीके से निर्देश दिया है, लेकिन ऐसे में बैकअप प्लान सरकार की तरफ से क्या कुछ हो सकता है? देखिए, माननीय न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि जो भी डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं उसे वैध नहीं ठहराया जा सकता, उसे जायज कतई नहीं माना जा सकता, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं उन्हें भगवान की उपमा दी जाती है और एक प्रकार से वह रक्षक बनकर इस समाज में उनकी एक छवि है। और ऐसे में यदि डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो यकीनन जो मरीज होते हैं उनके स्वास्थ्य पर और तमाम जो चीजें हैं उनके सामने एक समस्या बनकर उभरेगी, जिसे निजात नहीं मिल पाएगी। प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से डॉक्टर्स लोग हड़ताल पर चले जाया करते हैं, हड़ताल की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई बार समितियां भी गठित की जाती हैं, जिसमें डॉक्टर के साथ साथ आईएएस अधिकारी के सदस्य भी शामिल रहते हैं। लेकिन ऐतिहासिक कदम और तंत्र के अध्ययन में जांच समितियां जो है वह विफल क्यों हो जाती है, यह बात अभी भी समझ से परे है। नतीजा अब तक निकल कर नहीं आ पाया है। एस्मा लगाने की बात की जाती है, खास करके राज्य सरकार गंभीर स्थिति में भी पहुंचती है, लेकिन एक अंतराल के बाद वह भी एक गहरी निद्रा में चली जाती है और नतीजा निकलता है सिर्फ भाग के 3 पार। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, लेकिन सवाल ये उठा है कहीं ना कहीं संजय जी कि जिस प्रकार से यदि अगर ये डॉक्टर चले भी जाते, आपने जो आंकड़े बताए लगभग 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी पिछली मरतबा जब ये हड़ताल पे गए थे, लेकिन ऐसे में जिस प्रकार से सरकारी अगर अस्पतालों की बात की जाए, सबसे ज़्यादा तादाद में गरीब लोग यहीं पर जाते हैं, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास की तादाद की जो लोग हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे बड़ी तादाद में यहाँ जाते हैं। तो ऐसे में इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा इसका। जाहिर सी बात है, जो आम जो जनता है, आम जनमानस जो होता है, भुगतना उसी को पड़ता है, खामियाजा उसी को उठाना पड़ता है। और ऐसे में सरकार की तरफ से अब तक ऐसी कोई यंत्रणा नहीं है। सिर्फ बात की जाती है समिति गठित करने की, लेकिन जब जांच की दिशा तय करने की बात आती है तो नतीजा कुछ निकलकर सामने नहीं आ पाता। और एक बार फिर जो डॉक्टर्स हैं वह हड़ताल पर जाने के लिए तत्पर हैं अपनी कई मांगों को लेकर। उनका कुछ लोगों का ऐसा मानना है प्रशांत की मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है। मुंबई को छोड़कर, महाराष्ट्र को छोड़कर दिल्ली की यदि बात करें तो तो जिस प्रकार से वेतन जो दिया जाता है डॉक्टरों को उसके मुकाबले मुंबई और महाराष्ट्र का पैमाना काफी कम है। तो ऐसी स्थिति में उनके वेतन का भत्ता बढ़ाया जाए और कई चीजों को उन्होंने अपनी मांगों के रूप में मांगों का एक स्वरूप दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इन मांगों को लेकर महाराष्ट्र सरकार कितनी गंभीर होती है, या फिर यह हड़ताल पर जाते हैं और यह हड़ताल कितने दिनों तक चलती है और किस प्रकार से ये पूरा सिनेरियो सामने आता है, यह देखने वाली बात होगी प्रशांत। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर संजय मिश्रा जी तफसील से जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों को बता दें, जहाँ तक मार्ट के डॉक्टर्स का सवाल है तो शनिवार से हड़ताल पर जाने की उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है। लेकिन एक बात ज़रूर है इसमें, जिसमें 14 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी शामिल हैं, यानी बड़ी तादाद में डॉक्टरों की संख्या होगी। और इस हड़ताल में लगभग मनपा के भी 3 अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल होने वाले हैं। अब राज्य सरकार क्या कुछ इसके ऊपर कदम उठाती है, किन अहम बिंदुओं के ऊपर मार्ट के ये तमाम डॉक्टर्स स्ट्राइक पे जाने की बात कर रहे हैं, क्या राज्य सरकार इसे सुलझा पाएगी, ये आने वाले वक्त में जरूर पता चलेगा। वहीं अगर दूसरी खबर की तरफ अगर रुख करते हैं तो क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अगर 20 दिन और राज्यसभा की कार्रवाई से गायब रहे तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। जी हाँ, शुक्रवार को सचिन तेंदुलकर और फिल्म अभिनेत्री रेखा के सदन से लगातार गायब रहने का मुद्दा उठा। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि 60 बैठकों में उपस्थित न रहने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सचिन अभी तक 40 बैठकों में अनुपस्थित पाए गए हैं। एक बार फिर आप तमाम दर्शकों बता दें कि 2012 में सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया गया था, उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था। लेकिन सदन की अपनी एक गरिमा, अपना एक कानून है जिसके तहत यदि अगर कोई सदस्य अगर 60 दिन तक बिना जानकारी दिए अगर सदन में नहीं बैठता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। और इस 60 दिनों के घेरे के बीच 2 ऐसे अहम नाम आए जिसमें
सबसे पहला नाम आया है सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट जगत से जिन्हें मनोनीत किया गया था राज्यसभा की सीट पर। ऐसे में सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट को तो उन्होंने संन्यास ले लिया है, भारत रत्न भी है वो, और ऐसे में सचिन तेंदुलकर पिछले 40 दिनों से संसद में बिना जानकारी दिए, बिना इत्तला किए, वो 40 दिन तक संसद में नहीं गए। ऐसे में उपसभापति ने साफ तौर पे कहा है कि यदि अगर किसी भी सदस्यता की सदस्यता रद्द करनी है तो औपचारिक तौर पे जो कानून है जिसके तहत लगभग 60 दिन यदि अगर कोई शख्स सदन में नहीं आता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और बात करेंगे महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पाटिल के ऊपर कुछ लोगों ने इंदौर में स्याही फेंक कर विरोध जताया। स्याही आंख में जाने के कारण पाटिल को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उनकी आंख में केमिकल जाने से भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि स्याही फेंकने वाले लोग धनगर समाज के थे, जो सरकार और मंत्री से आरक्षण नहीं मिलने से नाराज थे। इसी कारण कुछ लोगों ने यह हरकत की, ऐसी बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद आक्रोशित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम कर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण भिगवण में हालात तनावपूर्ण हो गए। आरोग्य मंत्री आणि मी उद्घाटनाला गेलो. उद्घाटन झालं, सभा झाली आणि सभा झाल्यानंतर आम्ही गाडीत बसताना काही 4-5 मुलं असे अंगावर धावून आले आणि इन्स्पेक्टर पण तिथे होते आणि एकदम एक काहीतरी केमिकल होतं ते सगळं अंगावर टाकलं आणि इन्स्पेक्टरच्या पण अंगावर पडलं. माझ्या डोळ्याला इथंही झालेलं आहे आणि नाही तर मी सर्वांनाच आवाहन करतो की शांतता आपण प्रस्थापित केली पाहिजे. कारण म्हणजे सार्वजनिक जीवनामध्ये काम करताना अशा प्रकारच्या जर घटना व्हायला लागल्या तर आपण काम कसं करायचं असा प्रश्न आता सगळ्यांच्या समोर यायला लागलेला आहे. लोकशाही मार्गाने आंदोलन कोणी करावं तो प्रत्येकाला अधिकार आहे, परंतु अशा पद्धतीनं हा एक नाजूक भाग आहे डोळ्याचा. अशा पद्धतीने जर घटना घडत गेली तर सार्वजनिक जीवनामध्ये त्याचा खूप मोठी अडचण होते आणि म्हणून शांततेचं आव्हान या निमित्ताने. और बात करेंगे पश्चिमी अफ्रीकी देश में कहर बरपा रहा इबोला वायरस के खतरे ने अब भारत पर भी दस्तक दी है। इसे देखते हुए देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लाइबेरिया से 50 से 60 लोगों के भारत आने की खबर के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद और कोचीन जैसे हवाई अड्डों पर रेड अलर्ट जारी किया है। एयरपोर्ट प्रशासन को इथोपियन एयरवेज, केन्या एयरवेज और एमिरेट्स से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखने को कहा गया है। आशंका है कि भारत में इबोला वायरस दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर मुंबई के छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे से एंट्री कर सकता है। दरअसल ज्यादातर अफ्रीकी फ्लाइट यहीं उतरती है। गौरतलब है कि पश्चिमी अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस से अभी तक करीबन 900 लोगों की जान जा चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लाइबेरिया, सिएरा लियोन और गिनी को $20 करोड़ की आपात मदद देने की घोषणा की है। बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह को दिल्ली के आरआर अस्पताल के आईसीयू में सिर में चोट लगने के चलते भर्ती कराया गया है। वो गुरुवार रात को अपने घर में वॉशरूम में जाने के वक्त उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए, जिसके कारण उन्हें चोट लगी। चोट लगने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका ऑपरेशन किया गया। उनकी हालत अभी काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। जसवंत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार में वित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2004 से पहले बीजेपी से बगावत कर बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले जसवंत सिंह जो है ये एनडीए के शासन में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं।
पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास के मसले पर रतन टाटा और राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। दरअसल टाटा ने बुधवार को कहा था कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास का कोई संकेत दिखाई नहीं देता। टाटा ने ये कमेंट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महिला अध्ययन समूह की बैठक में की थी। टाटा के इस कमेंट पर अपना आपा होते हुए वित्त मंत्री अमित मित्रा ने रतन टाटा को बूढ़ा करार बताया और मित्रा ने कहा कि टाटा को पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि उनका कार्यालय उन्हें सही जानकारी नहीं देता। उन्हें हवाई जहाज उड़ाना पसंद है, इसीलिए उन्हें उड़ाने दीजिए। बात करेंगे दिल्ली में ई रिक्शा पर बने बैन मसले पर। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा है कि ई रिक्शा को रेगुलर करने के लिए व्हीलर एक्ट में बदलाव किया जाएगा। सरकार ने दिल्ली में ई रिक्शा चलाने के लिए नई गाइडलाइंस भी कोर्ट में दी है। केंद्र की गाइडलाइंस के तहत 650 वॉट से कम क्षमता वाले ई रिक्शा को ही चलाने की इजाज़त दी जाएगी। ई रिक्शा की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही होगी। गौरतलब है कि त्रिलोकपुरी में ई रिक्शा से हुए हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद हाई कोर्ट ने ई रिक्शा पर पाबंदी लगा दी थी। दरअसल ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार हादसे की वजह बने ई रिक्शा का पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और किशोरों पर बनेगा नया कानून। केंद्र सरकार ने संगीत अपराधों में शामिल किशोरों पर अब कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। इसी कारण जुवेनाइल एक्ट में बदलाव भी किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार को नाबालिग अपराधियों पर अहम फैसले लिए गए। सरकार ने नाबालिग आरोपी को भी कड़ी सजा दिलाए जाने का रास्ता आसान करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय कैबिनेट ने किशोर न्याय बोर्ड को शक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत बोर्ड ये फैसला कर सकेगा कि बलात्कार जैसे किसी जघन्य अपराध में शामिल 16 साल से ज्यादा उम्र के किसी किशोर को पर्यवेक्षण गृह भेजा जाए या किसी नियमित अदालत में उस पर मुकदमा चलाया जाए। ये प्रस्ताव कैबिनेट बैठक की कार्यसूची में रखा गया था। सभी केंद्रीय मंत्रालय किशोर न्याय अधिनियम 2000 में संशोधन करने की मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। कानून में परिवर्तन का प्रस्ताव 16 दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप में दोषी ठहराए गए एक अवयस्क को 3 साल के लिए सुधार गृह में रखने की मामूली सजा के आधार पर आया है। सूत्रों की माने तो नए कानून के मुताबिक 16 से 18 साल के नाबालिगों की सुनवाई सामान्य कोर्ट में किए जाने पर फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लेगा। अगर बोर्ड को नाबालिग का अपराध जघन्य लगा तो वो मामले को सामान्य कोर्ट भेज सकेगा। दोषी पाए जाने पर उस पर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जघन्य अपराध में शामिल नाबालिग को अब भी उम्र कैद या फांसी नहीं दी जा सकेगी। ये संशोधित बिल मंजूरी के लिए संसद के समक्ष रखा जाएगा। गौरतलब है कि दिसंबर 2012 में हुए दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद जुवेनाइल एक्ट में बदलाव की मांग जोर शोर से उठी थी, चूँकि मामले का एक आरोपी नाबालिग था। अब सवाल ये है कि नाबालिगों पर सरकार की ये सख्ती कारगर साबित होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते, आप बने रहे हमारे साथ। वेलकम टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स, मैं हूँ सुधा सिंह। आज हमारे साथ में जैकलीन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। गॉसिप से लेकर लव अफेयर तक, टीवी और बॉलीवुड की छोटी बड़ी हर गपशप,
सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा सिर्फ लेमन होम थिएटर पर। रोजाना दोपहर 3:27 पर सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है बढ़ते खबरों के सफर में और बात करते हैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के नाम से शुरू एकेडमी में यश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गुण गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एकेडमी में प्रवेश करने के लिए सालाना परीक्षा ली जाती है। वहीं उद्धव ठाकरे ने परीक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है और अगले साल से ऑनलाइन परीक्षा शुरू करने के बारे में भी उन्होंने कहा। और भी कई सारे अहम मुद्दों पर उद्धव ठाकरे ने अपनी बातों को रखा। आइए सुनते क्या कुछ कहना है। नाही, माझं म्हणणं असं आहे की केंद्राने याच्यात वेळेत हस्तक्षेप केला पाहिजे आणि ते करते। हा विषय जो आहे तो काय भारत पाकिस्तान सारखा पेटता कामा नये। कर्नाटक हे आपल्या देशामध्ये आहे आणि तिथल्या लोकांना, बेळगाव मधल्या लोकांना आपल्या मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचा आणि मातृभाषा बोलण्याचा अधिकार असला पाहिजे। त्यांच्यावरती भाषेची सक्ती करू नये। आमचा जो विरोध आहे तो त्या सक्तीला आहे। त्यांना जर का ते म्हणतात एक कोणीतरी रेषा मारली त्यावेळेला आणि ते गेले कर्नाटकात, हा त्यांचा गुन्हा नाहीये आणि म्हणून आमची मागणी आहे की जोपर्यंत याचा न्यायनिवाडा होत नाही तोपर्यंत हा विवादित जो काही भूभाग आहे तो केंद्रशासित केला पाहिजे आणि तिथल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी मी तर म्हणेन केंद्राने राखीव पोलीस दल पाठवायला पाहिजे। शिवसेना प्रमुखांच्या नावाने जी आम्ही अकॅडमी सुरू केलेली आहे, पहिल्या वर्षी तिला चांगलं यश मिळालेलं आहे आणि त्या परीक्षेत पास झालेल्या विद्यार्थ्यांचा आज एक गुणगौरव होता। मला वाटतं ही एक चांगली वाटचाल आम्ही सुरू केलेली आहे। पुढच्या वर्षी जास्तीत जास्त विद्यार्थी महाराष्ट्रातून या परीक्षेला बसतील। किंबहुना मी तर जाहीर केलेलं आहे की या वर्षीपासूनच संपूर्ण राज्यामध्ये आम्ही ही अकॅडमी ऑनलाईन सुरू करू। मला असं वाटतं सामनाचा अग्रलेख हा मराठी भाषेत लिहिलेला आहे। कदाचित भाषांतर ज्यांनी केलं त्याचं मराठी भाषेचं ज्ञान जर का तोकडं असेल तर तो गुन्हा आमचा नाहीये। कुठेही त्या अग्रलेखामध्ये आरोपींना सोडून द्या, पारस्कर निर्दोष आहे असं म्हटलेलं नाही, परंतु केवळ चारित्र्य हनन हे योग्य नाही। न्यायालयात प्रक्रिया ती चालू असताना कोणाचंही चारित्र्य हनन होता कामा नये। न्यायालय आपली समर्थ आहेत आणि त्याच अग्रलेखामध्ये आरोप झाल्यानंतर कालांतराने आरोप झालेली व्यक्ती सुटलेली आहे हे सुद्धा दाखवले। जो गुन्हेगार असेल त्याला नुसती शिक्षा नाही, मी तर म्हणेन फासावर। मुंबई की लोकल ट्रेन में गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। चर्चगेट से दहानू लोकल ट्रेन में एक शख्स के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। ये सारा मामला ट्रेन में सवार एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। ये तस्वीर चर्चगेट स्टेशन की है। युवक को पीटने वाले लोग उसके ट्रेन में चढ़ने से काफी नाराज दिख रहे थे। पीड़ित यात्री चर्चगेट से दहानू के लिए ट्रेन में चढ़ा था, लेकिन ट्रेन में पहले से सवार लोग उससे इतने नाराज क्यों थे इस बात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, लोकल ट्रेन में ऐसी घटनाएं कोई नई नहीं है। चर्चगेट से विरार जाने वाली लोकल ट्रेनों में आए दिन ऐसी मारपीट की घटनाएं देखने को मिलती है। लेडीज बोगी में भी मारपीट के मामले सामने आए हैं। रेलवे प्रशासन इस बात को लेकर काफी लचर रवैया हमेशा से अपनाते आ रहा है। और शौकीनों के लिए एक खुश खबर है, क्योंकि मुंबई में बार एंड रेस्टोरेंट अब देर रात तक खुले रहेंगे। पुलिस आयुक्त राकेश मारिया ने मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों को इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि पुलिस सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बार एंड रेस्टोरेंट को रात में जल्द बंद करा देती थी। इस मामले में स्थानीय पुलिस होटल मालिकों को परेशान करके उनसे पैसा वसूलती थी। बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने इस मामले में मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मारिया से मुलाकात कर शिकायत की थी। इसी को ध्यान में रखकर राकेश मारिया ने मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों को नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि रात 1:30 बजे तक बार एंड रेस्टोरेंट तथा 4 स्टार होटलों को रात 4 बजे तक खुले रहने का परमिशन दिया गया है।
डीआईजी सुनील पारस्कर पर लगे रेप मामले ने फिर से एक नया मोड़ ले लिया है। पीड़ित मॉडल ने अपने पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी पर पारस्कर से मिले होने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि रिजवान ने आरोप लगाया है कि मॉडल के साथ रेप नहीं हुआ, बल्कि उसने पब्लिसिटी के लिए सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाया है। इसी के साथ रिजवान ने मॉडल के साथ बातचीत के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज भी मामले की जांच कर रही टीम को सौंप दी है। वहीं मॉडल के आरोप के बाद महाराष्ट्र महिला आयोग ने बार काउंसिल को लेटर लिखकर रिजवान सिद्दीकी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बुधवार को मॉडल ने रिजवान सिद्दीकी के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा है कि उसे साजिश के तहत फंसाने की कोशिश हो रही है और रेप से किसी को पब्लिसिटी नहीं मिलती, ना तो किसी चैनल पर मेरा नाम आता है और ना ही चेहरा दिखता है। मुंबई की चेन स्नैचरों ने अब एक नया तरीका निकाला है। खुद को बचाने के लिए बाइक पर चेन स्नैचिंग की वारदात को तो कई बार अंजाम दिया गया है, पर अब इन चेन स्नैचरों ने ऑटो रिक्शा को अपनी सवारी बना ली है। मुंबई की कुरार पुलिस ने एक चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया जो बाइक को छोड़ ऑटो रिक्शा से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करता था। दरअसल आरोपी मोहम्मद ऑटो रिक्शा से 53 साल की एक बुजुर्ग महिला के गले से चेन खींचकर भाग रहा था कि एक बाइक सवार ने उसे देख लिया और उसके बाद उसे पकड़कर कुरार पुलिस के हवाले कर दिया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान कपिल देव अब अर्जुन पुरस्कार देने के लिए खिलाड़ियों का चयन करेंगे। जी हाँ, दरअसल कपिल देव को अर्जुन पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों का चयन करने वाली समिति का प्रमुख बनाया गया है। वहीं पूर्व हॉकी कप्तान अजीत पाल सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार चयन समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने अब तक देश के लिए बॉलर, बैट्समैन और ऑलराउंडर की भूमिका निभाई है, लेकिन अब वो एक नई भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का इस साल अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन करने वाली पुरस्कार समिति में वो प्रमुख होंगे। वहीं पूर्व हॉकी कप्तान अजीत पाल सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार की चयन समिति का प्रमुख बनाया जा सकता है। खेल सचिव अजीत शरण ने गुरुवार को कहा कि कपिल देव अर्जुन पुरस्कार समिति के प्रमुख होंगे। भारत की ओर से 16 साल लंबे करियर के दौरान 131 टेस्ट में 334 विकेट चटकाने वाले कपिल को 1980 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। पूर्व ओलंपिक अजीत पाल को भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि सरकार ने भी सभी संबंधित लोगों को लिखित में अधिसूचना जारी कर दी है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन 19 अगस्त को दिए जाएंगे। मंत्रालय को पहले ही विभिन्न महासंघों से कई नामांकन मिले हैं। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होंगे, जिसमें 12 प्रसिद्ध खिलाड़ी और 3 अधिकारी होंगे। 3 अधिकारी भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक और महासचिव तथा खेल मंत्रालय के उपसचिव दोनों समिति में होंगे। पिछले साल की अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार समिति के प्रमुख क्रमशः 4 बार के विश्व बिलियर्ड चैंपियन माइकल फरेरा और पर्वतारोही HPS अहलुवालिया थे, लेकिन अब समिति प्रमुख की कमान कपिल देव संभालने वाले हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन लेमन न्यूज पे खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। संगीत, अभिव्यक्ति का एक अनोखा माध्यम, मगर आज तक केवल मनोरंजन के नजरिए से ही इसे देखा गया है। संगीत के कई आयाम हैं,
जो मानव जाति के लिए बहुत ही उपयुक्त माने गए हैं। गीत वो है जो गले से सुर बनकर बाहर आए और जब इसमें साज जुड़ जाता है तब ये संगीत कहलाता है।